ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट की जो क्लास है, और इस क्लास में हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो भी है 13 और 14 जो ग्रुप है वो तो क्रॉस हो गया, क्योंकि ये ग्रुप है हमारा कौन सा 11th क्लास के लिए, तो ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया। और 15th 16th 17th 18th इन चारों में से कितना कितना पोर्शन अब बचता है, वो सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। कितना रिड्यूस हो गया वो भी डिस्कस करेंगे। 18 ग्रुप यू नो वेरी वेल, इसको बोलते हैं हम क्या, हैलोजन। ये हमारा होता है हैलोजन, सॉरी 18 ग्रुप ये होता है नोबल गैस, नोबल गैस। और इसके अलावा 17th ग्रुप ये है आपका हैलोजन। इसके अलावा 16 ये चैल्कोजिन, चैल्कोजिन। और ये 15 इसे कहते हैं निकोजिन, निकोजिन। तो एक बार जल्दी से आप अपने अपने जो आंसर हैं वो इसमें बता दो कि कौन कौन सा जो आंसर है वो आपका करेक्ट है। बताइए इसको 17 को हैलोजिन क्यों बोलते हैं, 17 को हैलोजिन क्यों बोलते हैं? वेरी गुड निखिल। नितेश गलत है। देवेश, यशिका, लक्ष्य, ओम शुक्ला वेरी गुड। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग नेचर की वजह से इसको बोलते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग नेचर की जैसे। ओके, अगला जो है वो है आपका चैल्कोजिन। चैल्कोजिन को चैल्कोजिन क्यों बोलते हैं, इसका आंसर बताइए। चैल्कोजिन, बहुत बढ़िया निखिल, नितेश, लक्ष्य, ओम शुक्ला। आंसर है ओर प्रोड्यूसिंग नेचर। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होता है, ओर प्रोड्यूसिंग नेचर। और आगे चलते हैं, अगला है हमारा 16 को चैल्कोजिन हो गया। 15 को निकोजिन, निकोजिन क्यों कहते हैं इसका बताइए रीजन, निकोजिन। बहुत बढ़िया दीपांशु, ओम, नितेश, यशिका, निखिल। चॉकिंग प्रॉपर्टी, इसे घुटन होती है, इनको इनहेल करने में क्या होती है, घुटन होती है, इस वजह से इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके चार ऐसे ग्रुप हैं जो आपको पढ़ने हैं। और कौन कौन सी चीज रिड्यूस हो गई है, जल्दी से अपने कागज, कागज का मतलब है अपनी एनसीईआरटी और पेन लेके बैठ जाओ और ये चैप्टर निकालो। सारे का सारा जो रिड्यूस पोर्शन है इसका वो मैं यहाँ पर कैंसिल करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी तो ये है आपका वो रिड्यूस पोर्शन, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। तो यहाँ पर अगर हम शुरू से लेके आगे चलें तो सीधा सीधा आपका ये टॉपिक आएगा कौन सा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ओके, सीधा सीधा आपका जो टॉपिक आएगा वो है डाई नाइट्रोजन तक भी आ रहा है। नाइट्रोजन तो लगभग सारा ही आ रहा है आपका। ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो है यहाँ से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये क्रॉस हो गया है। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपका पेज नंबर बोल देता हूँ 172 पे है। टॉपिक नंबर है 7.4, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्रॉस है। तो अपने जो मार्क है, निशान है, वो अच्छी तरह से लगाते रहना कौन कौन से जो क्रॉस हैं। एक तो ये वाला हिस्सा जो है ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अच्छा ये पूरा पेज क्रॉस है यहाँ से यहाँ तक का 172। 172 से आगे चलें तो ये पूरा 173 क्रॉस है। ठीक है, कोई डायग्राम नहीं आएगा इसमें से। एग्जाम्पल 7.5 क्रॉस है। ठीक है, इसकी क्या नाम है, इंडेक्स का 7.6 क्रॉस है। अब यहाँ से नाइट्रिक एसिड है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में बिल्कुल है, इस पे कोई क्रॉस नहीं है। ओके, और आगे चले तो 7.6 फॉस्फोरस के एलोट्रॉप, ये क्रॉस हैं, ये नहीं आएंगे। तो इसके जो एलोट्रॉप हैं ये सारे के सारे ये क्रॉस हो गए आपके। और आगे चलें तो हम फॉस्फोरस जो है ये टॉपिक ये क्रॉस है, प्रॉपर्टी क्रॉस है। ठीक है, 7.7 फॉस्फीन क्रॉस है पूरा। 7.6 एग्जाम्पल इंटेक्ट, ये भी क्रॉस है।
फॉस्फोरस हैलाइड भी एक तरह से, फॉस्फोरस पूरा ही हटा दिया यहाँ से, पूरा पेज क्रॉस है ये 177। और उसके बाद ये आपका 178 पे ये पूरा पोर्शन जो है ये पूरा पेज क्रॉस है। कोई एग्जांपल 7.7 क्रॉस है, 7.8 क्रॉस है। इन टेक्स्ट के 9 और 10 क्रॉस है। ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस भी नहीं आ रहा है, यानी कुल मिला के फॉस्फोरस पूरा हटा दिया गया है, पूरा पेज क्रॉस है। कोई डायग्राम नहीं आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम हुआ करते थे एक टाइम में। साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारा क्रॉस हो गया। अगला पेज पूरा क्रॉस है, 7.9 क्रॉस, इंटेक्ट 11-12 क्रॉस। तो यहाँ तक आपका जो ये पोर्शन है ये सारा का सारा क्रॉस। अब बात आती है ग्रुप नंबर 16 की। तो ग्रुप नंबर 16 में ये पूरा का पूरा आपका आ रहा है 189 पेज पे आ जाओ, अब सीधा 189 पेज पे आ जाओ, सीधा का सीधा आप 185 सारा आपका इंक्लूड है, आ रहा है। ये है 189। 189 पे एक छोटा सा टॉपिक क्रॉस किया है इन्होंने, और वो है कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड 7.7 पे सिर्फ पूरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस हटा दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि सल्फ्यूरिक एसिड की हटा दी गई है। तो सिर्फ इतना जो हिस्सा है ना वो क्रॉस है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी सिलेबस में है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मैं स्पीडली जा रहा हूँ तो कोई नहीं, आप जब इसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखो तो आराम से इसे स्टॉप कर करके क्रॉस कर लेना पेज बाय पेज। ठीक है, तो सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रोसेस हटाइए, उसके अलावा आपका ग्रुप 17 भी एज इट इज सारा आ रहा है, ग्रुप 18 भी एज इट इज सारा आ रहा है। ठीक है, 17 18 ये सारा का सारा आपके सिलेबस में है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर, ये सारा का सारा सिलेबस में है, ग्रुप 18 भी पूरा सिलेबस में है। ओके, इसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हटा दिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 हटा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 हटा दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गए सारे क्रॉस, ये क्रॉस है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको इस लिस्ट में इंक्लूड मत करना क्योंकि इस पे भी सर्कल है, ये तो आ ही रहा है आपका। ठीक है, तो ये हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 15 16 21 और इसके अलावा आपका सारा का सारा पोर्शन जो है वो आ रहा है। ठीक है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो। तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक का खेल खत्म। अब हम चलते हैं आज की शुरुआत पे, जो बेसिक पोर्शन है आज का इस पे। तो देखो भाई, पहले तो मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। ये जितने भी हैं आपके इस कलर के ये नॉन मेटल हैं। ठीक है, और इनके अलावा जो ग्रीन कलर है आपका ये मेटलॉइड है। ठीक है, और ग्रीन कलर के अलावा ये मेटल है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये तो सभी को पता ही है, क्या हटाओ इसे। अच्छा, अब एक एक करके हम टॉपिक बाय टॉपिक इन 5 चीजों को पढ़ेंगे। देखो, 2 ट्रेंड होते हैं, एक फिजिकल ट्रेंड होता है, केमिकल ट्रेंड होता है। ठीक है, तो जो ट्रेंड है यहाँ पे फिजिकल ट्रेंड, फिजिकल ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो ये फिजिकल ट्रेंड होता है इसका, फिजिकल ट्रेंड। ठीक है, फिजिकल ट्रेंड। आगे बढ़ने से पहले, इसे पढ़ने से पहले इन 5 चीजों से वाकिफ हो जाओ। ए डबल आई डबल ई, इन 5 चीजों से। ए का मतलब है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, आई का मतलब है आयोनिक रेडियस है। दूसरे आई का मतलब है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, यहाँ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, और इस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और लास्ट वाले ई का मतलब है आपका क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आपकी पूरी की पूरी जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो आसान हो जाएगा। देखो एटॉमिक जो रेडियस है इसके बारे में आप क्या जानते हो? एटॉमिक रेडियस है ना लेफ्ट टू राइट, मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट बता रहा हूँ, टॉप टू बॉटम उसका बिल्कुल अपोजिट है यार, तो बच्चों वाली हरकतें नहीं, सीधा सीधा लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? आंसर डिक्रीज होती है। जल्दी से बताओ रीजन क्या है स्टूडेंट में? रीजन, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, रीजन बताओ। बहुत बढ़िया, निखिल करेक्ट है। रीजन बताओ। लक्ष्य करेक्ट है। आदित्य, नंबर ऑफ शेल तो ऐड हो ही नहीं रहे। लेफ्ट राइट जो होती है ना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, और जो रीजन है इसका वो है क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो रीजन को सामने लिख रहा हूं मैं, इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है? जेड इफेक्टिव, जी इफेक्टिव भी बोल देते हैं। अच्छा, आयनिक रेडियस भी लेफ्ट राइट क्या होती है? डिक्रीज होती है, एंड रीजन इज सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इसे कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। जैसे सोडियम की बात अगर हम करें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन में रफली बता रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 है। तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल कौन सी है? 3s1। लास्ट शेल है आपकी 3s, तो इसको, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है ना उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्योंकि सोडियम तो लेफ्ट में है, आसानी से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। आप जैसे जैसे राइट में जाते हो साइज जो है वो छोटा होता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या आसान होगा? नहीं। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगली आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आमतौर पर क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आमतौर पर क्या होती है? एनर्जी रिलीज। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको हर समय नेगेटिव दिखाई देगी, वो हर समय पॉजिटिव दिखाई देगी। लेकिन क्या कोई बच्चा बता सकता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक केस में पॉजिटिव हो जाती है? बताओ वो कौन से एलिमेंट है? वो कौन से एलिमेंट हैं जहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है? हर्ष, नितेश, लक्ष्य, निखिल, बहुत बढ़िया। नोबल गैस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। तो याद रखना जब हम ग्रुप नंबर 18 को पढ़ेंगे तो उस 18वें ग्रुप में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है, ग्रुप नंबर 18 में, ठीक है? अच्छा, और आगे अगर इसमें हम चलें तो हमारा लास्ट में अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट राइट क्या होती है? भाई देखो लेफ्ट राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होगा, साइज तो घटता चला जाएगा, छोटा सा साइज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कैच करने में आसानी होगी, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट राइट क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है? अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जब कभी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और वो किसी एक की तरफ ज्यादा, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बीच में थे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको दिख रहा है कि ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ चले गए। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। चलो बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होती है? पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होती है? तो आंसर है नितेश, पलक, मोहित, निखिल, शिवम, आकाश, मलिक, अरुणा, आयुष, तनिष्का। करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। और अब कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? वेरी गुड, लक्ष्य, देवेश, सानिध्य ये गलत है, हर्ष ये गलत है, रेनू ठीक है, नितेश, निखिल, निष्ठा ठीक है, आंसर है क्लोरीन।
तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लेफ्ट राइट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो 11th क्लास की थी, मैंने इनको रिपीट कर दिया ताकि अब आप 12th क्लास में इनमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करो। तो सबसे पहले हमारा देखो रोज का जो काम होगा, मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा दूं क्या काम होगा। हम सबसे पहला काम तो रोज क्या करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट पे पकड़ मजबूत बनाने के लिए हम एनसीईआरटी के टोटल पेज हैं 43, जिनमें से रिड्यूस को अगर हम हटा दें तो कमी पेज रह जाएंगे। तो हर दिन हमें 2 पेज पे अंडरलाइन करनी ही करनी है। ये देखो लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर में बच्चों ने कितनी अंडरलाइन कर रखी है, कोई भी ऐसा पेज नहीं दिखाई देगा जहां अंडरलाइन नहीं है। सभी की सभी चीजें उन्होंने पूरी एक एक लाइन अंडरलाइन कर रखी थी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको 2 पेज तो अंडरलाइन रोज करने हैं भाई, कैसे भी 2 पेज तो बहुत जरूरी है। तो आज हम 165 और 166 ये अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और इनकी बारीकियों को समझेंगे, ये बोलना क्या चाह रहे हैं। और इसके बाद जो सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नोट्स बनाना। तो नोट्स कुछ इस तरह से बनाएंगे हम। नोट्स के बनाने के 3 सेक्शन होंगे। मैं आपको पहले डिस्कस करके या कंफर्म करके बता देता हूँ। जो नोट्स हैं वो 3 फेज में आपके बन के तैयार होंगे। एक फेज तो कौन सा होगा, एक फेज होगा जिसमें हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर होंगे। फिर रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। फिर अरेंजमेंट होंगी, अरेंजमेंट। और लास्ट फेज जो सबसे खास फेज है वो है क्या, स्ट्रक्चर, रीजनिंग, अरेंजमेंट, और एंड में एक और फेज में बना रहा हूँ वो है रिएक्शन। इस चैप्टर में 92 रिएक्शन है टोटल, हम 92 थोड़ा ना करेंगे, हम उनमें से सिर्फ और सिर्फ 35 रिएक्शन करेंगे। और इन्हीं 35 में से कोई एक रिएक्शन एग्जाम में आएगी, आज तक तो ऐसा ही हुआ है। तो ये 4 फेज आपको बनाने होंगे जैसे इस बच्चे ने बनाए हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसने पहले स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, फिर इसके ये जो स्ट्रक्चर है, टोटल कितने स्ट्रक्चर हैं आपके, टोटल स्ट्रक्चर है 36 स्ट्रक्चर हैं। अब ये रिड्यूस होके 25 रह गए हैं क्योंकि सिलेबस जो है वो भी हट गया है। अब इनके अलावा इन 36 स्ट्रक्चर में से आगे अगर हम चलें तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग क्वेश्चन भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल रीजनिंग क्वेश्चन इसमें है आपके 64 रीजनिंग क्वेश्चन है। ये 64 रीजनिंग क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक के 61 रीजनिंग क्वेश्चन है। और हर साल रीजनिंग क्वेश्चन थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना स्पेशल। एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी सब कुछ कलेक्ट कर लें तो टोटल रीजनिंग क्वेश्चन आपके इतने सारे हो जाएंगे। फिर बात आती है अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट इतनी खास है, ये अरेंजमेंट छोड़नी नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये अरेंजमेंट है। और फिर रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस सारी की सारी कैलकुलेट कर ले तो 31 रिएक्शन तो यहाँ है, फिर भी कुछ रिएक्शन अगर ऐड होती हैं तो ये 35 तक जाएंगी। इस बच्चे ने इतने कमाल के नोट्स बना रखे थे कि जब ये रीजनिंग की तैयारी करने के लिए बैठता था तो इसको सारे रीजनिंग क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाते थे। इस बार हम रीजनिंग क्वेश्चन इनसे भी ज्यादा क्लासिक बनाएंगे। किस तरह से हम इसने क्या कर रखा है, ग्रुप 15, 16, 17, 18 को मिक्स कर दिया है। हम क्या करेंगे, ग्रुप 16, मान लो ग्रुप 15 चल रहा है तो 15 के रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, फिर 16 है तो 16 के रीजनिंग, ऐसे करके हम इसको क्लासीफाई करेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन बहुत इजीली हो सकता है ये काम। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको समझ में आ ही गया होगा। रिड्यूस सिलेबस हमारे पास पहले से ही है, तो अपने खुद के नोट्स स्टार्ट करना बनाने ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से एनसीईआरटी पे आ जाओ और जो फॉर्मेट है वो सीखने के बाद अंडरलाइनिंग पे कर लो पूरा फोकस। अब एक एक चीज जो मैं बताऊंगा उनको ध्यान से सुनना भाई, पूरा ध्यान लगा के सुनना है। ठीक है, कम मेहनत में आप इसको कवर कर लोगे, नहीं तो मैं बता दूं कि इससे जो स्टूडेंट हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से वो बहुत डरते हैं, नीट और मेंस के लिए भी। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ इजीली नंबर गेन करने का। ठीक है, तो जो पहला जो पेज है, तो उस पहले पेज में अगर हम देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है 1
NH2NP126 किसकी? पी ब्लॉक एलिमेंट की। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर कौन सा? 15, तो इस 15 की जिसमें नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, और इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी हमारी? NH2NP1। NH2NP1 रहेगी 15 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? अब पहला और आगे चलें हम इसी में बात करते-करते पी ब्लॉक एलिमेंट में जो साइज़ है, पी ब्लॉक एलिमेंट लाइक अदर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटॉमिक साइज से फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना? आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी से फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फ़र्क। ये सारी वही बातें बोल दी जो हमने AIIE में देखी थी। कि ये जितने भी ट्रेंड है ना, इनके इनसे फ़र्क पड़ते हैं। एटॉमिक साइज़, आयनिक साइज़, आयनाइज़ेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनसे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन सेकंड पीरियड। अब आप सेकंड पीरियड को देखो, नाइट्रोजन कौन से पीरियड में है? जल्दी से बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 ऑप्शन है। हाँ, बिल्कुल ये यहाँ पर 3 होगा। कई बच्चों ने सही बताया। बिल्कुल ये 3 होगा, नो डाउट। नितेश, बिल्कुल ठीक है। NH2NP3 होता है, वो तो बोरोन फैमिली का हो गया। तो ये नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में है। अब आप सुनना सुनना जरा ध्यान से। एनोमेलस बिहेवियर किसे बोलते हैं? नाइट्रोजन अपने परिवार से हटके कैरेक्टर शो करता है क्योंकि अपने घर का सबसे छोटा सदस्य है। कौन? नाइट्रोजन। तो ये अपने परिवार से बिल्कुल हटके कैरेक्टर शो करता है। इस बिहेवियर को, इस मिसबिहेवियर को बोल लो, इसका मिसबिहेव है कि अपने पूरी फैमिली से बिल्कुल हटके चलता है। परिवार वाले कुछ कर रहे हैं तो ये कुछ कर रहा है। तो इस मिसबिहेवियर को, इसको बोलते हैं एनोमेलस बिहेवियर। इस दुनिया में इसका नाम है एनोमेलस बिहेवियर। ठीक है? अब कुछ ऐसी बातें हैं इसकी जो मैं बताऊँगा तो आप भी एग्री हो जाओगे। एक, आप देखोगे कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है। एग्री कि इसका साइज़ सबसे क्या होता है? स्मॉलेस्ट। नंबर 2, इसकी आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी आप पूरे पीरियड में देखोगे तो सबसे हाई होती है। तो हाई आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी, ये सिंबल होता है आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी का, और ये इसकी हाई होती है। और तीसरा और सबसे कमाल का फैक्टर जो है कि इसमें मैं स्पेशल लिखूँगा इम्पोर्टेंट, इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है? डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। कई बच्चे अगर कहें कि सर डी ऑर्बिटल तो पी में भी नहीं होता, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसा नहीं है। तो डी ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से है, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल। देखो, डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन में बता रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 7 है तो 1s2, 2s2, 2p3 ये होती है। तो यहाँ पर डी है ही नहीं। लेकिन जैसे इसके नीचे आओगे, फास्फोरस में आओगे, तो यहाँ डी ऑर्बिटल होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। तो यहाँ डी, कई बच्चे कहेंगे सर डी तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं बता दूं, जब पहली शेल होती है तो उसमें एस होता है, दूसरी शेल में एस और पी भी होता है, तीसरी शेल में एस पी डी तीनों होते हैं। वो बात अलग कि 3D आपका खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे आप शेल बनाते हो तो पहली शेल में तो एस है, दूसरी शेल में एस और पी है, तीसरी शेल में एस पी डी तीनों होते हैं। अगर कभी भी 3 आ जाए, 3 आ जाए, तो समझ लो उसके अंदर डी है। देखो यहाँ 3 नहीं आया तो इसके अंदर डी नहीं है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है? तो ये एनोमलस बिहेवियर में काउंट होता है इसका, कि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। किसमें? पहले नाइट्रोजन की बात हो रही है। ये एक ऐसा ब्लॉक है कि इसके अंदर आपके मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। ठीक है ना? तीनों के तीनों आपको इसमें मिलेंगे। यही वजह से इसकी केमिस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है? कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें आपको लॉजिकल समझ में आती है। तो मैं आपको ना क्या करने वाला हूँ, 60 रीजन्स बताने वाला हूँ, जो रीजनिंग क्वेश्चन में मैं आपको तकरीबन लमसम बोले तो 60 रीजन बताऊँगा, जिनके आंसर आपको ना पॉइंट पे याद होंगे, टिप पे याद होंगे, टिप पे।
जैसे जैसे मैं बता दूं कैसे। H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। बताओ रीजन क्या है? H2O लिक्विड होता है बट H2S गैस होती है, बताओ रीजन क्या है? वेरी गुड। निखिल, लक्ष्य, नितेश, ललित ये गलत है, दीपांशु ठीक है, पुनीत ये गलत है। बस जितने भी ये गलत है ना, इनको ठीक करना है मुझे। 76 स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन है यहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ 76 स्टूडेंट्स को कि जितने भी ये आपके रीजन्स है ना, वो सारे के सारे आपको टिप पे याद होंगे। वेरी गुड सानिध्य। जैसे H2O लिक्विड है और H2S गैस है, तो रीजन पता है क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो H2S में नहीं होती। तो जैसे मैंने बोल दिया ना एक वर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको 60 आंसर सिंगल वर्ड या फिर 2-3 वर्ड बस इतने में याद होंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखना इस पर। अच्छा, 13-14 ग्रुप हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है ग्रुप नंबर 15 की। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 जो कि नाइट्रोजन फैमिली भी बोली जाती है, इसमें कौन कौन आते हैं आपके? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नॉन मेटेलिक। ये दोनों के दोनों क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड होते हैं। और बिस्मिथ जो है वो टिपिकली मेटल होता है। तो यानी इस फैमिली में आपको तीनों में दिखाई देंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर अकरेंस ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? भाई नाइट्रोजन तो सभी को पता है 78% हमारी एयर में ही है, एटमॉस्फेयर में ही है। इसके अलावा चिली, चिली एक जगह है, जैसे इंडिया एक जगह है वैसे चिली एक जगह है, पता नहीं शायद यूएस में है ये। इसे NaNO3 को, सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्टपीटर बोलते हैं। ठीक है, ये पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्टपीटर बोलते हैं। और आगे अगर हम देखें आगे अगर हम देखें तो अ, ये इट इज और कहाँ मिलते हैं ये? इट इज फाउंड इन प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट एंड एनिमल। कौन? नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के बारे में बात हो रही है, कहाँ कहाँ मिलता है। तो मैं आपको बता दूं प्रोटीन किससे मिलकर बनता है। बायोमोलिक्यूल आने वाला है आपका। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है बताइए? प्रोटीन अमीनो एसिड से। बहुत बढ़िया, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। और अमीनो अमीनो जो है वो अमाइन से लिया गया है। अमाइन, वाइटल अमाइन, तो इसे इससे वाइटामिन बनाया गया है। ठीक है ना, तो अमाइन से अमीनो। तो ये अमीनो एसिड जो अमाइन होता है, अमाइन तो आपको पता ही है NH2, तो ये नाइट्रोजन से बने हुए हैं। अच्छा, और आगे अगर हम चलें इसमें कहानी में पढ़ते पढ़ते, फॉस्फोरस जो है वो असेंशियल है, असेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है एनिमल और प्लांट के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारी हड्डियां प्रेजेंट इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ पर प्रेजेंट है? इन बोन एज वेल एज इन लिविंग सेल्स। हमारी हड्डियों में फॉस्फोरस प्रेजेंट है। और बताओ इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और इसीलिए क्यों प्रेजेंस है? क्योंकि हमारी हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है। अब मैं आपको कुछ चीजें प्रूव कर दूंगा, जो देखना एक बार। इससे बनी हुई है हमारी हड्डियां। ये नहीं कि बस कैल्शियम कैल्शियम बोल दिया इससे बनी, नहीं। अब ये फास्फोरस कहाँ होता है भाई? फोस्फोप्रोटीन हमारे मिल्क और एग में होता है। अब मैं जो बात बताऊंगा वो और हैरान करने वाली है। जो एग में येलो पोर्शन होता है ना, येलो, जिसे जिम वाले जिम करते हैं वो निकाल देते हैं, कहते हैं इसमें फैट होता है। उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि एग के यॉक में यानी येलो पोर्शन में आपका क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब जो साइंस बोल रही है वो ये बोल रही है। एंटीमनी और आर्सेनिक और बिस्मिथ ये सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। क्योंकि यार आपको तो याद ही होगा, कौन नहीं जानता है इसको यार? कौन नहीं जानता? AS2S3 सल्फाइड है ये, कौन नहीं जानता? बताओ क्या है ये और कहाँ आपने पढ़ा था? ये क्या है? मैं तो यही बोलूंगा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? बहुत बढ़िया, ये एक पॉइजनस कोलेड था। आपको आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, ये नेगेटिवली चार्ज कोलेड भी था। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ होते हैं सारे के सारे सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो टेबल आपको दिख रही है ना, ये टेबल नॉर्मल दिखने में तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, लेकिन ये बहुत सारे खुलासे करती है, बहुत ज्यादा खुलासे। एक भी नंबर, एक भी डाटा आपको याद नहीं करना है, कोई जरूरत है ही नहीं इसकी। ठीक है, तो इस टेबल से हमें क्या क्या दिखता है?
एटॉमिक नंबर के बारे में चलो सभी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, और एटॉमिक मास के बारे में भी आप सभी जानते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बात जो कॉमन है वो है NS2 NP3 NS2 NP3 NS2 NP3 NS2 NP3 और NS2 NP3। आपसे अगर कोई ये कहे ना कि 51 एंटीमनी की, क्योंकि नीट में आते हैं तो मैं बता रहा हूँ, एंटीमनी की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन। 2 एक ट्रिक है, आप चाहो तो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। जैसे ये 51 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है? तो एक ट्रिक है, उसी ट्रिक को लेके हम चलते हैं। क्या? 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, ये आपके नोबल गैस है जिनका रट्टा लगा लो, 18 ग्रुप है ये आपका, ठीक है ना? ये सारी की सारी नोबल गैस है, ठीक है? हीना, नीना और करो एक्सरे रंगी, हीलियम, नियोन, आर्गन और इसी तरीके से सारे, ठीक है? ये सारी की सारी। अब मुझे बता दो ये 51 आपका कौन से पीरियड में आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपको पता है 7 पीरियड होते हैं, तो बताओ 51 कौन से पीरियड में आएगा? बता सकता है कोई? लो भाई, सभी ने बता दिया। हर्ष को छोड़ के बाकी सभी का सही है, ललित का गलत है, बाकी सभी का ठीक है। देखो 54 का तो एंड यही हो गया यार, ये तो यही ना आ गया 51, आ गया ना 51। तो बस आप इतना ध्यान रखो कि ये 51 है और इससे पहले कौन था? क्रिप्टन था। तो क्रिप्टन को यहाँ लिख दो, क्रिप्टन। और हर बार यहाँ पर क्या करते हैं हम? एन की वैल्यू पता लग गई ना, एन की वैल्यू जो पीरियड होता है वो होता है, एन की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब इतना भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 में एफ तो होता ही नहीं। एफ कहाँ आता है? या तो 6th पीरियड में या 7th पीरियड में। तो 5 में एफ नहीं होता, तो सीधा सीधा लिखो n-1d। अगर एफ होता तो हम इसको क्या लिखते? n-2f। फिलहाल तो है नहीं ना, तो n-1d यानी 4d, फिर 5s और फिर 5p, ठीक है? और हर बार कैसे भरना है आपको? पहले एस को फिल करो n+l रूल के हिसाब से, फिर एफ को फिल करो, फिर डी को फिल करो और फिर पी को फिल करो। हर बार पूरी पीरियोडिक टेबल में यही ड्रामा करना है, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अब देखो क्रिप्टन के कितने हो गए? 36 कवर हो गए, तो 36 कर दो। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है? किसको पहले फिल करना है? एस को, तो इसमें 2 आ गए। 2 के बाद 36 और 2 38, और फिर सीधे सीधे कहाँ जाएंगे? एफ में जाएंगे, लेकिन एफ तो है ही नहीं। फिर डी में जाएंगे, फिर डी में 10 आ सकते हैं, 48। अब 48 के बाद बच कितने गए? 3, तो ये 3 यहाँ आ गए। अब यही वो कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये रही। 4d10 5s2 5p3, 4d10 5s2 5p3। तो हर बार आप इस पैटर्न का यूज करके ना कभी भी किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, और ये नीट के लिए फायदेमंद है। और आगे अगर हम चलें तो भाई इसमें बात बताते हैं वो किसकी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे तो मैंने तो बता ही दिया था, लेफ्ट राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, तो टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज होगी, और ये लगातार डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की पॉलिंग स्केल पे 3.0 आता है। क्या कोई बच्चा बताएगा? नाइट्रोजन, ये 3 दोस्त होते हैं, फोन फोन, और इनमें से बता सकता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो तो चलो फ्लोरीन की होती है 4.0, नाइट्रोजन की होती है 3.0। अब जो बहुत खास है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कोई जो बता पाए? नितेश, ये गलत है। लक्ष्य, ये ठीक है। निखिल, ये ठीक है। देवेश, ये गलत है। आदित्य, ठीक है। सही जवाब है 3.5। ये होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, 3.5। तो ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद रखनी है, बाकी कोई जरूरत है ही नहीं। अच्छा, रेडियस, आयनिक रेडियस की अगर बात करें तो आयनिक रेडियस एक, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस, सॉरी, कोवेलेंट रेडियस बोल लो, ये एक डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन एकदम से ये इंक्रीज होती है एटॉमिक रेडियस। मतलब बिस्मिथ तक तो ये एकदम से सडनली इंक्रीज हो जाती है, लेकिन नॉर्मली तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम घटनी चाहिए यार, और वो घटती भी है।
लेकिन एकदम से इंक्रीज होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एकदम से इंक्रीज होने का कारण क्या है? जल्दी से बताओ, जिनको नहीं याद वो अभी लिख लेना बस, एकदम से इंक्रीज होने का कारण। निखिल ठीक है, नितेश ठीक है, नहीं हर्ष ये नहीं है, पलक ये नहीं है। एकदम से इंक्रीज होने का कारण, लक्ष्य दैया ठीक है। और लिख लो अच्छी तरह से, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, डी और एफ की दुनिया स्टार्ट हो जाती है। समझाया था मैंने, सिक्स और सेवन्थ पीरियड में डी आ जाता है, एफ आ जाता है। तो जैसे ही डी और एफ आता है तो शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ लिख लो, ये जो वजह है वो है शील्डिंग इफेक्ट। आने वाले टाइम में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, रही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमने पहले ही पढ़ ली है, NH2 NP3 होता है, ठीक है। और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अभी एक छोटा सा और बहुत खास क्वेश्चन है, इसको भी जरा ध्यान से देख लो। नाइट्रोजन जो कि 15 ग्रुप में है, ऑक्सीजन जो कि 16 ग्रुप में है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। इसकी होती है 1s2 2s2 2p4। तो किस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी, इसमें या इसमें? बताओ किस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी? एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, नाइट्रोजन लगेगी, नो डाउट नाइट्रोजन लगेगी। नाइट्रोजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी ज्यादा लगेगी। अब आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि ये P3 हाफ फील्ड है और मोर स्टेबल है। जो ये P3 है, 1 2 3, ये हाफ फील्ड और मोर स्टेबल है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये आपका हाफ फील्ड और मोर स्टेबल, ना तो हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है। तो यहाँ पर ये बात का जो पैटर्न है ये भी आपके सामने जरूर आएगा कि NS NP3 होना हाफ फील्ड मोर स्टेबल है। एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट राइट जो होती है वो टॉप टू बॉटम अगर देखा जाए तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। लेकिन एकदम से क्या हो जाता है आर्सेनिक टू बिस्मुथ में, या तो सडनली स्मॉल इंक्रीज बोल लो या फिर एकदम से चेंज देखने को मिलता है। तो आंसर है इसका शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट। अब जो जो एफ वाले होते हैं ना, ये पहले आके बैठ जाते हैं। जैसे आपको मैं एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, ताकि क्योंकि हमारा टारगेट तो ये खत्म ही हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो एक और बढ़िया सा टारगेट दे रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। एफ और डी आने से शील्ड बनता है, और वो कैसे बनता है, जल्दी से देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर 83 बिस्मिथ की देखो, बिस्मिथ बिस्मिथ 83 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनको नहीं समझ में आई, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। बिस्मिथ जो कि 83 है, क्या याद करा था भाई हमने? 2 10 18 36 54 86 और 118। हीना नीना और करो एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जीनोन रेडोन और अनन ऑक्टियम, ठीक है। बताओ 83 कौन से पीरियड में आएगा? कम ऑन हरी अप, 83 कौन से पीरियड में आएगा? अब पलक गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। ये देवेश भी गलत है, प्रियांशा और ये अरुणा भी गलत है, बाकी सारे ठीक हैं भाई। 83 जो है आपका सिक्स्थ पीरियड में आएगा। आ गया भाई सिक्स्थ पीरियड, तो लो एन की वैल्यू आ गई आपकी 6। करना क्या है अगला स्टेप? अगला स्टेप होता है जीनोन। ये जो 54 है, इसकी, इसे जीनोन बोलते हैं। इसने कितने इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए? 54 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है N-2F। तो N-2F, N-1D, NS और NP, ये हर बार लगाने होते हैं। बाई चांस ग्रुप आपका पीरियड 5 4 3 2 है तो मत लगाओ यार, क्योंकि 1 2 3 4 5 में एफ होता ही नहीं, तो एफ को उसी टाइम रब कर दो। है ही नहीं एफ, तो कौन है? बस यही है। अब एन की वैल्यू रखो भाई एक एक करके। जैसे ही रखोगे तो आपके सामने क्या पैटर्न आ जाएगा? 6 - 2F, तो यानी 4F। यहाँ तो चलो F है। 6 - 1D 5D, 6S 6P, ये हो गया। और हर बार करना होता है। अच्छा, अगला स्टेप है किसको पहले भरोगे? एस को पहले भरेंगे। अब बताओ किसको पहले भरेंगे, जल्दी से चैट सेक्शन, किसको फिल पहले करेंगे? फिर से आकाश मलिक गलत गलत है। शिवम ये एस तो फिल हो ही चुका है यार। पूजा गलत है। कोई
आंसर है, पहले भरते हैं एस को, फिर भरते हैं एफ को, फिर भरते हैं डी को, फिर भरते हैं पी को इस दुनिया के अंदर। तो पहले दो हो गए, 54 और 2 56 हो गया, 56 और 14 पूरा का पूरा 70, 70 और 10 80, 80 और 3 83, आगे ना वही कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3। तो ये बहुत आसान है, आप बहुत जल्दी किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो इस पैटर्न का यूज करके। ठीक है, तो ये आपका NH2 NP3 हो गया। और अब देखो एक कमाल की चीज जो इससे हमें देखने को मिलती है। क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे इस 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब बताओ। देखो एटम के अंदर ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल, छठी शेल, तो 1 2 3 4, ये जो 4F है ना वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। 5D का मतलब होता है, 5 का मतलब होता है शेल, तो ये 5D यहाँ दिखाई देंगे। और 6S में 6S क्या होता है, यहाँ आपका 6S भी है और यहाँ आपका 6P है। तो शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट ये होता है अगर क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, ये टीचर पढ़ा रहा है, ये बोर्ड है, और बीच में बड़ी हाइट वाले बच्चे बैठ गए, तो जो छोटी हाइट वाले बच्चे हैं बिल्कुल लास्ट में, लास्ट बेंच पे, उनको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ी हाइट वाले बच्चों ने एक शील्ड बना दिया, स्क्रीन बना दी। इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब इनका कनेक्शन न्यूक्लियस से टूट जाएगा, और अगर इनका कनेक्शन न्यूक्लियस से टूट गया, बाहरी इलेक्ट्रॉन का, बाहरी बच्चों का, तो ये क्लास से बाहर जा सकते हैं, टीचर को पता भी नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो ये पीछे से, पीछे वाले जो गेट होता है, तो पीछे वाले गेट से निकल सकते हैं, टीचर को पता नहीं लगेगा कि बड़ी हाइट वाले बच्चे इनको ढक रहे हैं। तो ऐसे ही न्यूक्लियस को पता भी, न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो इन लास्ट इलेक्ट्रॉन तक होता ही नहीं, तो ये इसी इजीली लॉस हो जाता है क्योंकि शील्ड बन गया। इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट बनने से ये इलेक्ट्रॉन का जब कनेक्शन इससे टूट ही गया, देर इज नो एनी कनेक्शन, तो जो साइज है आप खुद ही सोचो, साइज क्या छोटा होगा? पास आ जाएंगे? नहीं, ये तो दूर जाएंगे ना, तो साइज बड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि यहाँ साइज में एकदम से ड्रामेटिकली चेंज देखने को मिला था हमें, यहाँ पर 141 से एकदम से 148 होने का रीजन। तो ये थे आपके यहाँ तक का पोर्शन, साइज का भी हो गया। आयनेशन एंथैल्पी तो बड़ी लॉजिकल है यार। यहाँ पर आयनेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होती है? लेफ्ट राइट तो इंक्रीज होती है, तो टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, और वो जो फैक्टर मैंने अभी बताया था, हाफ फील्ड मोर स्टेबल, वो तो लगेगा लगेगा। ठीक है, तो आयनेशन एंथैल्पी जो होती है यहाँ पर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है इसकी। तो ये थे आपकी ये 2 पेज जो अभी हमने डिस्कस किए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी तो हमें ये ज़्यादा डिस्कस करने पड़े। बस एक क्वेश्चन है आपका, आपको ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनानी होगी, और आज सिर्फ उसमें एक ही क्वेश्चन डालना है, उसका नाम है 7.4। तो 7.4 आज का जो क्वेश्चन था ये आपको ऐड करना है। Why does ammonia form hydrogen bond but pH3 does not? अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है बट pH3 नहीं कर पाता। है किसी के पास इसका जवाब? अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है बट pH3 नहीं कर पाता, बताइए। वेरी गुड, नितेश करेक्ट है, कनिष्का वर्मा करेक्ट है, शिवम करेक्ट है, लक्ष्य करेक्ट है। आंसर है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है ना? कितनी? 3.0। और फास्फोरस की कितनी होती है? लगभग 2.1 होती है। इसी वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। रीजन मैंने कहा ना, एक वर्ड में आंसर आएगा मेरा सारा। 60 या 65 क्वेश्चन करेंगे और एक वर्ड में आंसर। इसका एक वर्ड में आंसर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी? नाइट्रोजन की। खत्म। अच्छा, आंसर लिखने कैसे हैं और कहाँ से आप सोर्स को ढूंढोगे? तो द बेस्ट सोर्स फॉर आंसर ये रहे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी 12th, एनसीईआरटी नोट्स हो गए, मेंस, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ही नीचे है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप यहाँ देखोगे, ये माई cbseguide.com का पीडीएफ है, आप चाहो तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। वाई डज अमोनिया
फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट pH3 डज नॉट। आपको सोर्स चाहिए, कितना लिखना है, क्या लिखना है, तो ये आंसर है नाइट्रोजन is highly electronegative as compared to phosphorus. This cause greater attraction of electron toward nitrogen in ammonia than phosphorus in pH3. Hence, the extent of hydrogen bonding of pH3 very less. तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और आप इतना भी लिख के आ जाओगे तो यकीन मानो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं इतने में भी। नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही।